हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। कल हमने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा। आज हम गुप्त काल और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त काल के बारे में कुछ पॉइंट है जिन्हें हम आगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे, जैसे गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत, गुप्तों की उत्पत्ति, मूल निवास स्थान, गुप्त राजवंश के प्रमुख शासक, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, फाहयान, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, भानुगुप्त। इसके अलावा हमारे सिलेबस में गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है गुप्त काल से संबंधित कला और साहित्य। प्रीवियस ईयर में ही कला और साहित्य से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स में 2014 में। विशाखा दत्त, हम विशाखा दत्त के बारे में लिखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। गुप्तकालीन ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। अन्य रचनाएं हैं इनकी देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम। इस तरह से हम 2 मार्क्स में यदि क्वेश्चन आता है तो 2 से 3 लाइन में लिख के अपना आंसर पूरा करेंगे। जितने अधिक की पॉइंट होंगे आंसर उतना ही अच्छा माना जाएगा और नंबर कटने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसके अलावा गुप्त काल से संबंधित 2014 से 24 तक जो प्रश्न आए हैं वह देखिए आप। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी के विकास का वर्णन कीजिए। गुप्त काल के कला एवं साहित्य के विकास का वर्णन कीजिए। 200 वर्ड्स 2020 का क्वेश्चन। सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित होगा? 2017 में आया है 300 वर्ड में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 2014 का 100 वर्ड। देखिए क्वेश्चन में आप नोट करेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा है वो अधिकांशतः स्वर्ण युग से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुप्त काल के मुख्यतः हम स्वर्ण युग की ही बात करेंगे और इसके अलावा इनको हम एक नज़र देखेंगे। 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी कम पूछे गए हैं। गुप्त काल के कला और साहित्य, विज्ञान, तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन का ही कुछ ही ज़्यादा पूछा गया है। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के एक एक करके आंसर किस तरह से हमें लिखना होगा। सबसे पहले आता है गुप्त काल के इतिहास के स्रोत। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तब सबसे पहले हम यह पॉइंट जरूर लिखेंगे, गुप्त काल में क्या स्रोत रहे जिसके आधार पर हम गुप्त काल का अध्ययन करते हैं। स्रोत हमेशा 2 तरह के रहे हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आते हैं? पुराण, स्मृतियाँ, काव्य, नाटक और विदेशी साहित्य। पुराण विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। स्मृतियाँ नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति। काव्य नाटक में विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, वात्सायन का कामसूत्र, कालिदास का मालविकाग्निमित्र। विदेशी साहित्य में फाहयान का फोक्योकी, ह्वेनसांग का सी युकी, इत्सिंग का काउ सांगचुन और अलबरूनी का तहकीकात ए हिंद। इस तरह से हमारे साहित्यिक स्रोत पूरे होते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में मोहरें, अभिलेख, स्मारक और सिक्के। मोहरें प्राय मिट्टी की बनी होती थीं। अभिलेख समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऐरण अभिलेख, उदयगुरी गुफा अभिलेख और सांची अभिलेख। स्मारक ऐहोल मंदिर, बादामी गुफाएं। सिक्के समुद्रगुप्त के सिक्के हैं जिनमें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन आता है यदि गुप्तकालीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, तो हमें पूरा का पूरा यह आंसर कॉपी कर देना है। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है वह पुरातात्विक में हमेशा मोहरें आएंगी, अभिलेख आएंगे, स्मारक, सिक्के, यह सभी आएंगे। पुरातत्व में पुराण, स्मृतियाँ, जो भी ग्रंथ हैं वह आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुप्त काल से संबंधित। गुप्त काल के सबसे पहले हम परिचय देंगे गुप्त काल के बारे में। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत उदय 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। इस काल में न सिर्फ भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ बल्कि सभ्यता एवं संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त काल ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। प्रमुख शासक इसके रहे श्रीगुप्त, संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और विष्णुगुप्त प्रमुख शासक हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 2 मार्क्स में आएगा।
यदि क्वेश्चन तो कार्यकाल 319 से 334 ईस्वी। ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उपाधि महाराज युधिराज की। क्षेत्र विस्तार युद्ध द्वारा, विवाह द्वारा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त संवत 319 से 20 में प्रारंभ हुआ। चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया। यह चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इनका शासन, गुप्त काल का शासन पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर रहा। उन्होंने राजनीतिक एकता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद आते हैं प्रमुख शासक में समुद्रगुप्त। क्वेश्चन बन सकता है, समुद्रगुप्त एक महान शासक था, स्पष्ट करें। तो सबसे पहले 7 मार्क्स में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम लिखेंगे भारत का नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। उत्तर भारत के 3 राजाओं को पराजित किया, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज। दक्षिणापथ का युद्ध, ग्रहण मोक्षानुग्रह की उपाधि धारण की। अश्वमेध यज्ञ किए। वीणा वादन था, वीणा वादन करते थे, संगीत प्रेमी थे। इनके सिक्कों पर भी यह दर्शित होता है। कविराज की उपाधि हरिशरण के इलाहाबाद अभिलेख से पता चलती है। विद्या एवं विद्वानों का संरक्षक, बौद्ध विद्वान वसुमित्र को संरक्षण दिया। विविध शास्त्रों की ज्ञाता, विष्णु का उपासक। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार एवं राजनीतिक एकीकरण समुद्रगुप्त के समय हुआ। समुद्रगुप्त एक महान शासक थे। उनके सिक्कों पर मुद्रित अश्वमेध पराक्रम पराक्रमांक जैसी उपाधि उनके गौरवमय जीवन की साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से समुद्रगुप्त की महानता का वर्णन हम 7 पॉइंट्स में कर सकते हैं। इलाहाबाद, भारत का नेपोलियन, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत पर युद्ध, अश्वमेध यज्ञ, वीणा वादन, कविराज की उपाधि, विद्या एवं विद्वानों का संरक्षक, विविध शास्त्रों का ज्ञाता, विष्णु का उपासक। इस तरह से हम समुद्रगुप्त के महानता का वर्णन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर परीक्षा में आया है, 3 बार इससे संबंधित क्वेश्चन को पूछा गया है। पहला क्वेश्चन रहा है गुप्त काल विज्ञान तकनीकी के विकास का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है गुप्त काल में कला और स्थापत्य के विकास का वर्णन। 2020 में, 2017 में किन सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित होगा। इस प्रश्न को हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के क्या कारण हैं। कला की चरमोन्नति का युग। इस काल में कला का चरमोत्कर्ष हुआ। चित्रकला, अजंता एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, फ्रेस्को चित्रकारी उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा का युग। वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का पुनरुत्थान हुआ, इनमें समन्वय देखने को मिला और मंदिरों मूर्तियों का निर्माण, अवतारवाद की अवधारणा अस्तित्व में आई। थर्ड पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता का युग, सभी धर्मों का समन्वय हुआ। विदेशों में भारतीय सभ्यता के प्रसार का युग रहा। चीनी यात्री फाहेयान आए, ह्वेनसिंग अल्बरूनी आए, इन्होंने अपनी यात्राओं के विवरण में गुप्त काल की स्वर्णिम युग का बखान किया है। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया तक सभ्यता का प्रचार प्रसार रहा। महान सम्राट का युग, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राट इस युग में रहे। राजनीतिक एकता का युग रहा। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक यह काल इस काल का विस्तार था। शांति और सुव्यवस्था का युग, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता थी। साहित्य के उत्कर्ष का युग, कालिदास ने मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथों की रचना हुई। वैज्ञानिक उन्नति का युग, आर्यभट्ट जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, और बराहमिहिर चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। स्थापत्य का विकास हुआ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, बोधगया और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण हुआ। मूर्ति कला का विकास हुआ, भरहूत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाणकालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्ययुगीन की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए गए। स्पष्ट है गुप्त काल में हुए बहुमुखी प्रगति के कारण ही इसे स्वर्ण के क्लासिक युग की संज्ञा दी गई है।
इस तरह से हमारा पॉइंट स्वर्णयुग क्यों कहा गया है। 11 पॉइंट में 200 वर्ड्स में आंसर आता है। 11 पॉइंट लिखेंगे। कला की चरमोन्नति का योग। दूसरा वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा का योग। धार्मिक सहिष्णुता का योग। विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रसार का योग। महान सम्राटों का योग। राजनीतिक एकता का योग। शांति सुव्यवस्था का योग। साहित्य के उत्कर्ष का योग। वैज्ञानिक उन्नति का योग। स्थापत्य का विकास और मूर्तिकला का विकास। इस तरह से हमारा आंसर पूरा होगा। और स्वर्ण युग में जो सांस्कृतिक उपलब्धियां, साहित्यिक उपलब्धियां और प्रशासनिक उपलब्धियां रही उनका वर्णन करते हुए हम स्वर्ण युग के विषय में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2019 का क्वेश्चन है, विज्ञान और तकनीकी का विकास। इसको देखते हैं, विज्ञान और तकनीकी में क्या विकास हुआ। विज्ञान और तकनीकी गुप्त काल के दौरान विज्ञान और तकनीकी का विकास। इसमें हम लिखेंगे कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए और गुप्त काल में अपना योगदान दिया। आर्यभट्ट सिद्धांत है, पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दशमलव प्रणाली का विकास किया। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बराहमिहिर प्रसिद्ध ज्योतिष थे, रचनाएं पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, योग यात्रा आदि। भास्कर प्रथम खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं और स्वतंत्र ग्रंथ लिखे। रचनाएं महाभाष्कर, लघु भास्कर और भाष्य। पाल काव्य पशु चिकित्सक थे। हस्तायुर्वेद ग्रंथ की रचना की, यह हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। शालिहोत्र अश्वशास्त्र ग्रंथ लिखा। नागार्जुन रसायन शास्त्र के विकास में रसायन शास्त्र का विकास किया। नीले रंग की खोज की, पारे की खोज की, सोना चांदी तांबा आदि धातुओं द्वारा रोग के निवारण के बारे में बताया। ये ग्रंथ रत्नाकार, लौह शास्त्र, सिद्ध, नागार्जुन आदि। इस तरह से हम तकनीकी और विज्ञान और तकनीकी के विकास को पूरा करते हैं। आज हमने गुप्त काल के बारे में, उनके साहित्यिक स्रोत को पढ़ा, उनके इतिहास के स्रोत पढ़े, साहित्य को पुरातात्विक दो तरह के स्रोत पढ़े, गुप्त काल का परिचय, गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, और गुप्त काल को स्वर्ण युग कहाँ तक कहना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास रहा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कल हम गुप्त काल से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद।